महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहसिन खान इतिहास विषय लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी से चर्चा करूंगा। आप सभी के सामने इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। 1857 की क्रांति जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, मेरठ 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से जिसकी शुरुआत हुई, राजस्थान में भी इस क्रांति का प्रभाव पड़ा और राजस्थान के भी बहुत सारे क्षेत्रों में इस क्रांति की शुरुआत हुई। राजस्थान में नसीराबाद, राजस्थान में 28 मई 1857 और नसीराबाद छावनी की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो टुकड़ी थी 28 मई 1857 को जब मेरठ छावनी में विद्रोह की सूचना नसीराबाद पहुंची, तब नसीराबाद के सैनिकों ने भी 28 मई 1857 को जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी थी उसने विद्रोह कर दिया। राजस्थान में भी जो क्रांति हुई उसमें यहाँ के शासकों, यहाँ के सामंतों एवं जनसाधारण में भी काफ़ी रोष था, परंतु शासक वर्ग ने, ज़्यादातर जो शासक वर्ग था राजस्थान का, उसने ब्रिटिश सत्ता का ही साथ दिया था। अंग्रेज़ों की गलत नीतियों के कारण ही जनता का जब शोषण किया गया और जनता के साथ साथ भी शासकों, उनके अधीन सामंतों, जागीरदारों का जब शोषण किया गया, उन सभी कारणों से इस क्रांति की शुरुआत होती है। और सबसे पहले सैनिकों में इस क्रांति का बिगुल फूटता है, जिसके पीछे कई तात्कालिक कारण भी माने जाते हैं, जैसे कि एनफील्ड राइफल्स से संबंधित बातें, जो सुअर की चर्बी एवं गाय की चर्बी का जिसमें प्रयोग किया जाता है उसकी वजह से, या फिर आटे में जानवरों की हड्डियाँ मिलाना, उसका पाउडर यूज करना। इसके अतिरिक्त भी और भी शोषण संबंधी कारण थे, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति शुरू हुई। राजस्थान में इस क्रांति के शुरू होने के कुछ कारणों को हम मान सकते हैं, जैसे कि 1818 की संधि अंग्रेज़ों ने राजस्थान के विभिन्न राजपूत राज्यों के साथ की। उस संधि के माध्यम से उनके बहुत सारे अधिकार, चाहे वो आंतरिक हो बाहरी हो, वह सब अब अंग्रेज़ों के हाथ में आ चुके थे और देसी राज्य भी उनसे काफ़ी परेशान थे। परंतु देसी राज्य भी ये समझते थे कि अंग्रेज़ों ने ही हमें मराठों, पिंडारियों एवं सामंतों के प्रभाव से या उनके अत्याचारों से हमारी रक्षा की है, इसलिए अंग्रेज़ उनसे फिर भी ठीक है। लेकिन 1818 की जो संधियाँ हुई, उनके द्वारा उन्होंने प्रशासनिक या आंतरिक मामलों में बहुत हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से इस क्रांति की शुरुआत होने में एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, क्रांति के कारण मैं लिख देता हूँ कुछ बिंदुओं को। क्रांति के कारण 1818 की संधियाँ, इसके अतिरिक्त अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक
नीतियाँ। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने जनसाधारण को काफ़ी परेशान किया। जैसा कि उस समय राजस्थान में अफीम, नमक आदि का व्यापार हुआ करता था, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने विभिन्न संधियों के माध्यम से देशी राज्यों के व्यापार पर अधिकार अपना करना शुरू कर दिया और व्यापार मुक्त नीति का पालन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं, चाहे वो यहाँ का किसान वर्ग हो, दस्तकार वर्ग हो या व्यापारी वर्ग हो, उन सभी के सामने उपस्थित, उन सभी के सामने आने लगी, जिससे जनसाधारण में अंग्रेजों के प्रति काफ़ी रोष उत्पन्न हो गया। इसके साथ ही इस नीतियों के, आर्थिक नीतियों के कारण जो देशी राज्य थे वे भी अंग्रेजों से काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा कर अंग्रेजों को देना पड़ता था और ये कर भी उन्हें नगद राशि के रूप में देना पड़ता था। अतः अब ये जो देशी राज्य थे अपने जागीरदारों, सामंतों से चाकरी के स्थान पर नगद राशि मांगने लगे। तब इन सामंतों एवं जागीरदारों ने आम जनता पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको टैक्स देना था, अपने राज्यों तक टैक्स पहुंचाना था। इस वजह से भी लोगों में काफ़ी आक्रोश था, सामंतों में भी, जागीरदारों में भी इसको लेकर काफ़ी आक्रोश रहा। इसी तरह से अंग्रेजों ने देशी राज्यों पर विभिन्न जो सैनिक टुकड़ियों का गठन किया, जैसे कि मेवाड़ सैनिक टुकड़ी, भीलकोर, जोधपुर लेजियन, इन सभी का खर्चा भी देशी राज्यों को उठाना पड़ता था। अतः आय कम होने और व्यय अधिक होने से देशी राज्यों को काफ़ी नुकसान हुआ। इस वजह से भी इस क्रांति की शुरुआत होने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त सामंतों में असंतोष, एक पॉइंट हम वो ले लेते हैं, सामंतों में असंतोष। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब सामंतों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, वो भी नकद टैक्स देना पड़ता था, जिसके वजह से उन्होंने आम जनता पर टैक्स आदि लगाना, ज़्यादा कर आदि लगाना शुरू कर दिया। इससे जनता काफ़ी प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त अब शासक जो देशी राज्य थे वे उन पर ज़्यादा दबाव बनाने लगे, क्योंकि अब उनको अपनी सुरक्षा का ज़्यादा असुरक्षा को लेकर वे अब संदेह नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब अंग्रेज उनके साथ थे। इस वजह से उन्होंने सामंतों पर अधिक से अधिक अत्याचार भी किए और बहुत सारे सामंत भी चाह रहे थे कि क्योंकि वो ये मानते थे कि अंग्रेजों की वजह से हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, अतः उनमें अंग्रेजों के प्रति काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ। इसके अलावा ब्रिटिश जो अधिकारी थे, जब देशी राज्यों के साथ संधियां की गई तो उन्होंने उन राज्यों में अपने रेजिडेंट पॉलिटिकल एजेंट आदियों को नियुक्त कर रखा था। इन पॉलिटिकल एजेंटों का काम क्या था कि उनके उत्तराधिकारी संबंधी मामलों में हस्तक्षेप। जैसे कि मैंने बताया कि देशी राज्यों में अंग्रेज रेजिडेंट और पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, वे उत्तराधिकारी मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल भरतपुर अलवर में जब उत्तराधिकारी की समस्या हुई तो अंग्रेजों ने उनमें ज़्यादा से ज़्यादा दखल देने की कोशिश की। इसी तरह जोधपुर और जयपुर के आंतरिक मामलों में, बहुत सारे आंतरिक मामलों में उन्होंने अपना दखल दिया, जिस वजह से ये देशी राज्य और यहाँ की जनता काफ़ी उनसे परेशान हुए, उनके प्रति उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। इसी तरह से तो कोटा जो राज्य था, कोटा राज्य का तो उन्होंने अंगभंगी कर दिया और 1838 ईस्वी में कोटा से तोड़कर झालावाड़ को नया राज्य बना दिया। इसलिए कोटा की जनता में अंग्रेजों के प्रति काफ़ी गुस्सा था। कोटा से ही उन्होंने 1838 में झालावाड़ राज्य बनाया, जिसका अंग्रेजों का इससे कोई फ़ायदा था, इस वजह से उन्होंने इस राज्य को अलग कर दिया। इसलिए कोटा में खास तौर पर अंग्रेजों के प्रति काफ़ी रोष था। इसी तरह से जो आम जनता थी राजस्थान की, उनका यह मानना था कि जो अंग्रेज लोग हैं वो उनके सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में भी दखल दे रहे हैं। जो अंग्रेज मिशनरीज हुआ करते थे, ईसाई धर्म के प्रचारक हुआ करते थे, वे हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं आदि, समाज सेवा आदि कार्य करते थे, लेकिन राजस्थान के जो धर्मवीरू
जनता थी उनका ये मानना था कि हमारे धार्मिक मामलों में दखल दे रहे हैं, हमारे धार्मिक मामलों में ये दखल देकर हमें परेशान, हमारे धार्मिक जो नियम है, कानून है, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से धार्मिक मान्यताओं को लेकर भी उनसे आम जनता में काफ़ी अंग्रेज़ों के प्रति रोष था। आगे जब हम बात करें तो क्रांति की जो शुरुआत हुई, उनके पीछे ये घटनाक्रम है, वो विभिन्न कारण हुए जिनमें राजाएं भी नाराज़ थे, सामान्य भी, जागीरदार भी, किसान भी नाराज़ था, व्यापारी भी। फिर भी हमें देखें कि राजस्थान में जो क्रांति हुई, जिसकी शुरुआत हुई, में बहुत सारे राजा रजवाड़े थे, वे अंग्रेज़ों के साथ ही बने रहे, लेकिन बहुत सारे कुछ राजाओं ने और कुछ सामंतों ने अंग्रेज़ों को सीधी चुनौती भी दी, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई उसका ध्यान देते हैं। क्रांति की शुरुआत 1857 से पहले 1857 ईस्वी तक राजस्थान में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। 6 सैनिक छावनियाँ थी, अंग्रेजी सैनिक छावनियाँ। जैसे पहली देवली, ब्यावर, नीमच, नसीराबाद, एरनपुरा और छठी थी खेरवाड़ा। की क्रांति से पहले राजस्थान में 6 मुख्य सैनिक छावनियाँ थी। देवली, ब्यावर, नीमच, नसीराबाद, एरनपुरा एवं खेरवाड़ा, जो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित थी। इन्हीं सैनिक छावनियों में सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ से विद्रोही सैनिकों ने जो अंग्रेज अधिकारियों के बंगले बने हुए थे उन पर आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण में 2 अंग्रेज अधिकारी मेजर स्कॉटिस वुड और न्यूबरी, मेजर स्कॉटिस वुड और न्यूबरी मारे गए, और कुछ अंग्रेज अधिकारी जो बचे थे, जो अंग्रेज सैनिक बचे थे, वो यहाँ से भाग गए। नसीराबाद की ये विद्रोही सैनिक टुकड़ी नसीराबाद से आगे बढ़ती हुई दिल्ली की ओर कूच कर गई, दिल्ली की ओर कूच कर गई। और दिल्ली जाने के बाद 18 जून 1857 में इन्होंने दिल्ली में अंग्रेजी सेना को भी परास्त किया था। तो नसीराबाद सैनिक छावनी ने दिल्ली जाकर अंग्रेज सेना को भी पराजित किया था। इसके पश्चात जो विद्रोह की जो शुरुआत हुई, शुरुआत में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद 28 मई 1857। इसके बाद नीमच 3 जून 1857। जैसे ही नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारियों की सूचना नीमच पहुंची, तो 3 जून 1857 को नीमच के जो नीमच छावनी थी उसके सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। और विद्रोह इतना बड़ा हुआ, इतना भीषण हुआ कि जो अंग्रेज सर्जेंट थे वो अपनी पत्नी एवं डॉक्टर पत्नी बच्चों सहित मारे गए, यानी कि क्रांतिकारियों ने उनके बच्चों और पत्नी सहित उनको मार दिया। इसके बाद नीमच के सैनिक चित्तौड़गढ़ पहुँचे, चित्तौड़गढ़ से हमीरगढ़, हमीरगढ़ से ये बनेड़ा की तरफ रवाना हुए। बनेड़ा में ही अंग्रेज, और रास्ते में ही इन चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़ और बनेड़ा में जो अंग्रेज बंगले थे, अंग्रेजों अधिकारियों के आवास से उनको लूटते हुए ये आगे बढ़ते हुए ये शाहपुरा पहुँचे। शाहपुरा में वहाँ के सामान थे, इनका स्वागत किया। इसके पश्चात निम्बाहेड़ा पहुँचे। निम्बाहेड़ा में जनता ने नीमच के क्रांतिकारियों का स्वागत किया।
रास्ते में इन्होंने देवली छावनी पर आक्रमण करके देवली छावनी को भी लूटा और देवली छावनी के बहुत सारे सैनिक इनके साथ मिल गए। टोंक, देवली छावनी को लूटते हुए टोंक पहुँचे। टोंक पहुँचे और वहाँ की जनता ने भी इनका स्वागत किया, जबकि वहाँ का जो नवाब था वह अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था, अंग्रेज़ों का भक्त था, लेकिन वहाँ की जनता ने इन क्रांतिकारियों का स्वागत किया। वहाँ से ये आगरा चले गए और आगरा से ये दिल्ली पहुँच गए। और दिल्ली पहुँचने के बाद वे अन्य सैनिकों के साथ वहाँ पर अंग्रेज़ों से संघर्ष करने लगे। तत्पश्चात जब नीमच से सैनिक जा चुके थे तो कैप्टन शावर्स के नेतृत्व में कोटा, मेवाड़ और आदि सैनिकों के सहयोग से उन्होंने नीमच पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से अंग्रेज़ों के पास नीमच भी आ गया। अगला जो विद्रोह जहाँ से मैं बताना चाहूँगा आपको वह जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी का विद्रोह। जोधपुर लीजियन सैनिकों का विद्रोह। अठारह में अंग्रेज़ों ने जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी का गठन किया था और एरनपुरा छावनी को इनका केंद्र बनाया गया था। जब ये सैनिक टुकड़ी आबू की ओर गई हुई थी तो वहाँ पर जब इनको क्रांति की सूचना मिली तो इन्होंने विद्रोह कर दिया और आबू पर हमला करके वहाँ बहुत सारे सैनिकों को इन्होंने अंग्रेज सैनिकों को क्षति पहुँचाई। उसके पश्चात ये एरनपुरा पहुँचे। एरनपुरा में भी इन्होंने शेष सैनिकों को अपने साथ लिया और दिल्ली चलो मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने दिया, यानी कि दिल्ली चलकर अंग्रेज़ों को मारना है। ये नारा किसने दिया था? जोधपुर लीजियन के सैनिकों के द्वारा दिया गया था। इसके पश्चात ये सैनिक दिल्ली गए। दिल्ली जाकर इन्होंने दिल्ली जाने से पहले इन्होंने खेरवा के निकट आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से भेंट की। क्योंकि इस समय आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह अंग्रेज़ों के साथ साथ जोधपुर के राजा से भी नाराज़ था, अतः उन्होंने सैनिकों के आग्रह पर उनका नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। आहुआ ठाकुर के आह्वान पर कुछ सामान जैसे कि सलुम्बर आदि जो सामंत राज्य थे वे भी इनके साथ आकर मिल गए, जैसे कि अशोक, बुल्लर, खेजरली आदि सामंत भी अपनी सेना के साथ आहुआ पहुंच गए। और इस समय जोधपुर लीजियन जो क्रांतिकारी सेना की टुकड़ी थी वे काफ़ी शक्तिशाली भी हो चुकी थी। अतः इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि इन सैनिकों ने सितंबर 1857 को जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। जब इस पराजय की सूचना बिठोड़ा नामक स्थान पर इनके मध्य संघर्ष हुआ था, जिसमें जोधपुर की राजकीय सेना जोधपुर लीजियन की सैनिक टुकड़ी जो कुशाल सिंह के नेतृत्व में थी वह जीती विजयी हुई। जब ये सूचना अंग्रेज एजेंट टू गवर्नर जनरल को पता चला तो वह, जिसका नाम जॉर्ज लॉरेंस था, वह रवाना हुए वहाँ से अपनी एक सेना लेकर और इस क्रांतिकारियों का सामना करना उनको पड़ा। वे भी पराजित हुए 18 सितंबर 1857 को। और इस घटनाक्रम में जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉक मैसन वह मारा गया। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन मारा गया, जिसका सर काटकर क्रांतिकारियों ने आहुआ दुर्ग के दरवाजे पर लटका दिया। इस प्रकार से जो अब तक का सबसे भीषण वार था वह आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना और अंग्रेज सेना दोनों पर किया गया, जिसमें वह विजयी भी रहे। इस प्रकार से जब ये सूचनाएं अन्य ब्रिटिश अधिकारियों को लगी तो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना आहुआ की ओर पहुंची और उन्होंने आहुआ के दुर्ग को घेर लिया। जब उन ठाकुर कुशाल सिंह को विजय की आस नहीं रही तो वे आहुआ के दुर्ग को छोड़कर सलम्बुर में चले गए। सलम्बुर में उन्होंने शरण ली, सलम्बुर के सामान के द्वारा। इसके पश्चात राठौड़ पृथ्वी सिंह ने
पृथ्वीराज ने सेना का नेतृत्व किया, परंतु वे दुर्ग को नहीं बचा पाए। इस प्रकार से आवा विद्रोहियों को पराजित करके अंग्रेजों ने फिर से आवा ठिकाने पर जोधपुर में शांति स्थापित की। इसके बाद जो विद्रोह का एक और केंद्र था कोटा। जोधपुर के बाद विद्रोहियों का एक और केंद्र था कोटा। कोटा में विद्रोह। कोटा में भी राजकीय सेना और आम जनता में अंग्रेजों के प्रति काफ़ी रोष था, परंतु कोटा के जो महाराव थे वे अभी भी अंग्रेजों के साथ बने हुए थे। लेकिन इस समय महाराव के दो प्रमुख व्यक्ति थे, मेहराब खान और लाला जयदयाल। वे क्रांतिकारियों के साथ सिंपति रखते थे और उनके साथ, उन विद्रोहियों के साथ नेतृत्व करके कोटा में अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन, उसने पहले कोटा महाराव से भेंट कर ली थी और कहा था कि आप अपने सैनिकों को अपने वश में रखिए, परंतु कोटा महाराव ने इस तरह सहमति जाहिर की कि मेरे सैनिक मेरे वश में नहीं है। 15 अक्टूबर 1857 की बात है, जब एक दिन पहले कोटा महाराव से मेजर बटन बात करके आए थे, तो 15 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारियों ने मेजर बटन और उसकी पत्नी समेत एक डॉक्टर की हत्या कर दी। इस प्रकार से कोटा में भी विद्रोह उग्र रूप ले चुका था। अब जो दो प्रमुख क्रांतिकारियों के नेतृत्व करता थे, मेहराब खान और लाला जयदयाल, इन दोनों ने कोटा महाराव से संपर्क किया और उन पर कई कागजातों पर साइन करवाए, परवानों पर साइन करवा कर कहा कि आप ही के आदेश पर मेजर बटन की हत्या की गई है और विभिन्न अधिकार उनसे परवानों के माध्यम से प्राप्त कर लिए। इन्हीं के आदेश पर विभिन्न जिलों से राजस्व वसूल किया गया। इस प्रकार से कोटा में कई महीनों तक विद्रोहियों का, जो क्रांतिकारी थे, उनका अधिकार बना रहा। फिर कुछ महीनों बाद, लगभग 6 महीने के बाद, करौली की सेना की सहायता से कोटा महाराव ने क्रांतिकारियों को पराजित किया और कोटा दुर्ग से उनको खदेड़ा और कोटा के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया। कोटा के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया। लेकिन कोटा में अन्य क्षेत्र में भी क्रांतिकारी विद्रोही बने हुए थे और अनेक क्षेत्रों में उनका अधिकार था। 22 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में जो अंग्रेज सेना आई, उन्होंने कोटा में फिर से शांति स्थापित की और क्रांतिकारियों को कोटा से खदेड़ दिया। इसके बाद हम बात करते हैं टोंक की। टोंक की मुस्लिम रियासत का जो नवाब था नज़ीर खां, वे अंग्रेज़ों का भक्त था, परंतु यहाँ की जनता और कुछ सेना के अधिकारी और सैनिक विद्रोहियों के, क्रांतिकारियों के साथ मिले हुए थे। अतः उन्होंने भी जो नीमच से आई हुई सेना थी, जब टोंक पहुँची थी, तो उस सेना के साथ वे दिल्ली चले गए। टोंक में जो नवाब का मामा था आलम खां और जागीरदार नासिर मोहम्मद खां, इन दोनों की सिंपति, इन दोनों का जो पूरा साथ था वे क्रांतिकारियों के साथ था, वे नवाब के साथ नहीं थे। इसके अतिरिक्त टोंक में तात्या टोपे भी आए थे। इन लोगों ने तात्या टोपे का भी स्वागत किया था और तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का इन्होंने सामना किया था। इसके बाद हम बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर का राजा जो था भगवंत सिंह, वे भी अंग्रेज़ों के साथ ही बना हुआ था, परंतु इस समय जो धौलपुर में ग्वालियर और इंदौर से जो क्रांतिकारियों की टुकड़े आई थी, उन्होंने धौलपुर में भी काफ़ी अंग्रेज़ों को और धौलपुर की सेना को काफ़ी क्षति पहुंचाई। यहाँ तक कि 2 महीनों तक लगभग धौलपुर पर उन क्रांतिकारियों का ही वर्चस्व रहा। फिर दिसंबर 1857 में जाकर जो पटियाला से सेना आई, उन्होंने धौलपुर से क्रांतिकारियों को खदेड़ा। इसी प्रकार से भरतपुर पर तो सीधा ही अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट का अधिकार था भरतपुर राज्य पर, परंतु यहाँ की मेव और गुर्जर जाति ने विद्रोह कर दिया और कई दिनों तक उनका वर्चस्व भरतपुर पर बना रहा और तनाव, यानी कि अंग्रेजी सेना और वहाँ के जो आम जनता थे उनके मध्य कई महीनों तक तनाव बना रहा। इसी प्रकार से करौली का जो महाराव था मदन पाल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोटा में भी जो
सैनिक जो विद्रोह हुआ था कोटा के लोगों के द्वारा, उसको दबाने के लिए करौली के जो महाराव था मदनपाल, उसने अपनी सेना भिजवाई थी। अतः कोटा के जो करौली का जो महाराव था मदनपाल, उसने अपनी सेना अंग्रेजों को सौंप दी। अंग्रेजों ने सेना का यूज करते हुए कई क्षेत्रों पर विद्रोह को दबाया। इसी तरह से अलवर में दीवान फैजुल्लाह का समर्थन क्रांतिकारियों के साथ बना हुआ था, लेकिन अलवर का जो महाराजा था बन्ने सिंह, अंग्रेजों का जो महाराजा बन्ने सिंह, उसका वह अंग्रेजों का भक्ति बना हुआ था। अलवर में भी आम जनता ने विद्रोह किया, परंतु अलवर के विद्रोह को भी आसानी से दबा दिया गया। इसी तरह से बीकानेर के जो महाराजा थे सरदार सिंह, वे राजस्थान के अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर स्वयं अपनी सेना ले जाकर पंजाब में विद्रोह को दबाया था। ये अकेले राजस्थान के ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के समर्थन करने के लिए अपनी सेना स्वयं साथ ले जाकर पंजाब में क्रांतिकारियों को दबाया था, उनको पराजित करने के लिए उनसे संघर्ष उन्होंने किया था। इसके अतिरिक्त मेवाड़ में भी आम जनता में काफ़ी रोष था अंग्रेजों के प्रति, लेकिन मेवाड़ का जो महाराणा स्वरूप सिंह था वह अंग्रेजों का समर्थक बना हुआ था, और अंग्रेजों को सहायता देने के लिए अपनी सेना भी उसने भेजी थी। मेवाड़ के हालांकि 2 प्रमुख सामान सलुमपुर का और कोठारिया का सामान विद्रोही रूप अपना रखे थे। उन्होंने आवा के ठाकुर को और टाटा टोपे को भी काफ़ी साथ दिया था। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसको भी काफ़ी गालियाँ वहाँ के लोगों ने दी थी। इसके अलावा और भी कई काम हुए मेवाड़ में, लेकिन मेवाड़ का जो महाराणा स्वरूप सिंह था उसने क्रांतिकारियों को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया और अपनी सेना को अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजा। इसी तरह से बांसवाड़ा का जो महाराव था लक्ष्मण सिंह, वे भी अंग्रेजों का सहयोगी बना हुआ था, लेकिन टाटा टोपे ने दिसंबर 1858 के आसपास बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। टाटा टोपे मध्य प्रदेश से लेकर बांसवाड़ा आया, बांसवाड़ा पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। काफ़ी दिनों तक उसका अधिकार बांसवाड़ा पर बना रहा। इसी तरह से डूंगरपुर, सिरोही, शाहपुरा आदि क्षेत्रों में भी विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन ये विद्रोह इतना बड़ा स्तर पर नहीं हो सका। अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि राजस्थान के इन क्षेत्रों में आम जनता ने, सैनिकों ने, जागीरदारों ने, सामंतों ने बढ़ चढ़कर विद्रोह में भाग लिया, क्रांति के रूप में अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन फिर भी ये सफल क्यों रहे? लेकिन ज़्यादातर जो देशी राजे रजवाड़े थे वे अंग्रेजों के साथ ही बने रहे। इस वजह से, क्योंकि उनका ये मानना था अंग्रेजों देशी राजे रजवाड़ों का, अंग्रेजों ने हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इन राज्यों का साथ देते हैं तो हमारी सत्ता चली जाएगी। इसलिए सत्ता के लालच में इन्होंने इन विद्रोहियों का साथ नहीं दिया और अंग्रेजों को उन्होंने समर्थन किया। इसी प्रकार से राजस्थान में भी जैसे भारत की तरह विद्रोह का नेतृत्व करने वाली कोई एक शक्ति नहीं थी, एक ताकत नहीं थी। इसी प्रकार से विद्रोह जो हुआ वह असंगठित क्षेत्र में हुआ। यहाँ के देशी राजा रजवाड़ों ने उनको आसानी से दबा दिया। इस प्रकार से राजस्थान में जो विद्रोह हुआ वह अंत तक जाकर असफल रहा, लेकिन कुछ राज्यों में जैसे कोटा, बांसवाड़ा, भरतपुर, इन राज्यों में इस विद्रोह का काफ़ी प्रभाव पड़ा आने वाले समय में, जिसका काफ़ी इम्पैक्ट राजस्थान के इतिहास में रहा। इस प्रकार से थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको राजस्थान में जो 1857 की क्रांति उसके बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।